हेलो फ्रेंड्स, मुझे उम्मीद है कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं आपका दोस्त फ्रेंड्स आज आपको मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री का सिलेबस डिस्कस करने जा रहा हूँ। मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अगर आप मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री कंप्लीट करते हो तो आपको गारंटी है कि आप क्वेश्चंस सॉल्व कर पाओगे ईजिली व्हेन कंपेयर टू एंशिएंट एंड मिडिवल हिस्ट्री। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। मॉडर्न हिस्ट्री की शुरुआत तब होती है जब हमारे यहाँ यूरोपियंस आते हैं। ठीक है, सबसे पहले यूरोपियंस जो आते हैं पोर्टुगीज। हम सब ने वास्को डी गामा का नाम जरूर सुना होगा। वास्को डी गामा वॉज द फर्स्ट पर्सन हु डिस्कवर्ड द सी रूट इन इंडिया। ठीक है, तो उसके बाद हमारे पास हमारी कंट्री में डच आते हैं, फिर डेन्स आते हैं, फिर इंग्लिश आते हैं और फिर फ्रेंच आते हैं। सबसे लंबे टाइम तक हमारी कंट्री पे किसने रूल किया है तो वो है फ्रेंच, उसके बाद है इंग्लिश। जब पोर्टुगीज सबसे पहले आए थे, लेकिन इंग्लिश जो थे उनके साथ फाइट हुई और पोर्टुगीज चले गए। ठीक है, तो मेन जो पावर हमारे इंडिया में रह गई थी वो थी इंग्लिश और फ्रेंच, क्योंकि डेन्स और डच जो थे बहुत ही कम टाइम के लिए आए थे इंडिया में रूल करने, फिर वो चले गए। ठीक है, तो हम अब एंग्लो फ्रेंच राइवलरी हुई थी। इससे क्या हुआ, फ्रेंच जो है बहुत ही कम लिमिटेड एरिया में रूल करने पर मजबूर हो गया, जो सिर्फ पौंडीचेरी और दमन एंड दीव वाला एरिया था। बाकी सब जगह इंग्लिश सुप्रीम पावर बन के उभर गई थी। ठीक है, उसके बाद 3 कर्नाटिक वॉर्स हम पढ़ेंगे। फर्स्ट कर्नाटिक वॉर, सेकंड कर्नाटिक वॉर एंड द थर्ड कर्नाटिक वॉर। कॉसेस फॉर द इंग्लिश ऑफ सक्सेस। हमको पता है कि इतनी सारी पावर्स आई तो इंग्लिश ही क्यों सक्सेस हुई। बड़ा सिंपल सा रीज़न उसका ये था, क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी एक प्राइवेट कंपनी थी और वो डिसीजंस बहुत ही फास्ट लेती थी। दूसरा, उस इंग्लिश के पास नेवल सुप्रीमेसी थी जो किसी के पास भी नहीं थी। ठीक है, तो उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे ब्रिटिश एक्सपेंशन इन इंडिया। ब्रिटिश एक्सपेंशन इन इंडिया में हम सबसे पहले पढ़ेंगे बंगाल। हम सब ने बैटल ऑफ प्लासी और बैटल ऑफ बक्सर का नाम जरूर सुना होगा। तो बंगाल को फतेह करने के लिए इंग्लिश ने बैटल ऑफ प्लासी और बैटल ऑफ बक्सर ही लड़ा था। फिर एंग्लो मराठा वॉर पढ़ेंगे, सब्सिडरी अलायंस सिस्टम पढ़ेंगे, सेकेंड फेज ऑफ ब्रिटिश एक्सपेंशन इन इंडिया, द कॉन्क्वेस्ट ऑफ सिंध, एंग्लो सिख वॉर। एंग्लो सिख वॉर बहुत ही फेमस वॉर है, क्योंकि इसी वॉर के दौरान जो कोहिनूर हीरा था हमारे भारत का, उसको महाराजा रंजीत सिंह के द्वारा ब्रिटिशर्स ने छीन लिया। और ठीक है, तो इसके बाद हम पढ़ेंगे डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स और एनेक्सेशन ऑफ अवध। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स एक ब्रिटिशर्स की पॉलिसी थी जिसके थ्रू वो अवध और बाकी सारे राज्य वो अपने अंदर कब्जा कर रहे थे। ठीक है, उसके बाद हम पढ़ेंगे एडमिनिस्ट्रेशन बिफोर 1857, द डोल सिस्टम, द चार्टर एक्ट, जुडिशल सिस्टम एंड द इम्पैक्ट ऑफ ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन बिफोर 1857। वाई 1857? द नेक्स्ट क्वेश्चन कम्स इन योर माइंड। 1857 ही क्यों? इसलिए क्योंकि 1857 ही पहली बार था जब हम इंडियंस मिल करके ब्रिटिशर्स के खिलाफ एक सेपो म्यूटिनी स्टार्ट किया था हमने। फिर इकोनॉमिक पॉलिसीज़ क्या थी ब्रिटेन की? सबसे पहले थी फेस ऑफ फ्री ट्रेड। 1813 से लेकर 1858 तक उनके फ्री ट्रेड के राइट्स मिल गया था उन्हें। ठीक है, उसके बाद फिर उन्होंने लैंड रेवेन्यू पॉलिसी फॉर्म की थी। इसके अंदर 3 पॉलिसी थी, रैयतवारी, महलवारी एंड परमानेंट सेटलमेंट। फिर इम्पैक्ट ऑफ ब्रिटिश पॉलिसी ऑन इंडियन इकोनॉमी एंड रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी विच वाज गिवन बाय दादा भाई नौरोजी। ठीक है, फिर हम पढ़ेंगे इम्पैक्ट क्या पड़ा ब्रिटिश के एडमिनिस्ट्रेशन का इंडिया में। सबसे पहला इम्पैक्ट जो बहुत ही मेजर इम्पैक्ट था वो था इंडस्ट्रियलाइजेशन। इससे क्या हुआ, जब हमारे यहाँ ब्रिटिशर्स रूल करने आया था उस वक्त इंग्लैंड में इंडस्ट्रीज सेटअप हो रही थी। तो हमारे जो आर्टिसंस थे, हमारे जो हैंडीक्राफ्ट्स थे, उन सब का जो मटेरियल था वो डिस्ट्रॉय होने लगा, क्योंकि कोई उन्हें खरीद नहीं रहा था ड्यू टू द हाई कॉस्ट। फिर इम्पोवराइजमेंट ऑफ पोएट पिजेंट्री। व्हाट आई मीन टू बाय दिस इज, जो हमारे पिजन भाई लोग थे उनको जबरदस्ती फोर्स करने गए कि हमें तुम यही क्रॉप उगाओ जस्ट बिकॉज ऑफ द रॉ मटेरियल रिक्वायर्ड इन द इंग्लैंड। फिर एमरजेंस ऑफ न्यू लैंड रिलेशंस। ठीक है, एग्रीकल्चर का डिटोरिएशन हो गया, कमर्शलाइजेशन ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर स्टार्ट हो गया, डेवलपमेंट ऑफ मॉडर्न इंडस्ट्रीज, इकोनॉमिक ड्रेन, फेमाइन एंड पॉवर्टी बहुत ही कॉमन हो गया उस वक्त, और एबोल्यूशन ऑफ द ड्यूअल सिस्टम हुआ। उसके बाद फिर हम रिवॉल्ट ऑफ 1857 की बात करेंगे। अब कई लोग को डाउट होता है रिवॉल्ट ऑफ 1857 में पढ़ें क्या, इसमें तो बहुत सारी चीज़ें हैं पढ़ने के लिए अगर पढ़ना चाहें तो।
तो मैं आपको बहुत ही सिंपल टॉपिक बताऊंगा, वो टॉपिक जिससे आपको आंसर राइटिंग लिखने में भी हेल्प हो जाएगी और जितना कंटेंट ही बेसिकली सफिशिएंट होगा। ठीक है, तो सबसे पहले कॉसेस ऑफ द रिवॉल्ट, क्या कारण थे। फिर इसमें 3 फैक्टर आ जाएंगे, इकोनॉमिक कॉज एंड पॉलिटिकल कॉज, एडमिनिस्ट्रेटिव कॉसेस, सोशल रिलीजियस कॉसेस। इन्फ्लुएंस क्या पड़ा था, उसके बाद डिसकंटेंट अमंग द सपोज क्यों था, सेंटर्स एंड स्प्रेड ऑफ रिवॉल्ट, लीडर्स ऑफ द रिवॉल्ट, causes of failure of the revolt, and nature and impact of the revolt, and what are the consequences at last. एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस आफ्टर 1857। 1857 से पहले क्या हमारे अंदर, हमारी कंट्री में ईस्ट इंडिया कंपनी का रूल था, लेकिन उसके बाद हम ये सारा रूल ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंदर चला गया। ठीक है, तो क्या क्या चेंजेस हुए ये भी हम पढ़ेंगे। उसके बाद था डेवलपमेंट इन सिविल सर्विसेज, जिस एग्ज़ाम की हम तैयारी कर रहे हैं उस एग्ज़ाम की डेवलपमेंट कैसे हुई, इसकी नींव हमारे ब्रिटिशर्स ने रखी थी हमारे इंडिया में। और इसका न्यू इंडियन सिविल एक्ट, इंडियन सिविल सर्विसेज एक्ट 1861 के द्वारा रखा गया था। फिर उसके बाद मॉन्टफोर्ड रिफॉर्म्स आया था, ली कमीशन आए थे, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 आया था। ठीक है, फिर डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशन, एजुकेशन जो हम आज इंग्लिश को इतना फोकस करते हैं वो भी ब्रिटिश की ही देन है। ठीक है, तो इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जब भी मैं एजुकेशन करेंगे, तो मैं ये सारे टॉपिक को मैंने एक साथ लिखा हुआ है, तो हम इस सारे टॉपिक को आप एक नोट्स बना लीजिए, एंड इट्स मोर देन एनफ फॉर यूपीएससी। ठीक है, इनमें टॉपिक हैं चार्टर एक्ट ऑफ 1813, ओरिएंटलिस्ट, एंग्लिसिज्म एंड कंट्रोवर्सी, एफर्ट ऑफ थॉमसन, वुड्स डिस्पैच, हंटर एजुकेशन कमीशन। हंटर एजुकेशन कमीशन की बेसिक पहले भी पूछ चुका है। ठीक है, इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट 1904, गवर्नमेंट रेजोल्यूशन ऑन एजुकेशन पॉलिसी 1913, सैडलर यूनिवर्सिटी कमीशन 1917 से 1919, एजुकेशन अंडर डायरकी, हार्टॉग कमेटी, वर्धा स्कीम ऑफ बेसिक एजुकेशन, सर्जियन प्लान ऑफ एजुकेशन, कोठारी एजुकेशन कमीशन, development of vernacular language and development of technical education at that time, and the evaluation of British policy on education। तो एजुकेशन में अगर आप इतने टॉपिक कंप्लीट कर लोगे तो बिलीव मी आप कोई भी क्वेश्चन आएगा एजुकेशन से रिलेटेड आप इजीली टैकल कर लोगे उसको। डेवलपमेंट ऑफ प्रेस, इसमें से बहुत ही फेमस एक्ट है वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878। ये क्वेश्चन यूपीएससी पहले ही पूछ चुका है, तो इस एक्ट की इंपॉर्टेंस आप समझ चुके होंगे पहले ही। ठीक है, उसके बाद आया सोशल रिलीजियस रिफॉर्म्स, क्या क्या कौन कौन से रिफॉर्म्स हुए थे। हिंदू रिफॉर्म मूवमेंट था, सिख रिफॉर्म मूवमेंट था, पारसी रिफॉर्म मूवमेंट था। तो बेसिकली रिफॉर्म मूवमेंट हुए थे उस टाइम पे। ठीक है, अब आ जाओ कुछ मूवमेंट्स जो हुए थे पेजेंट्स और ट्राइबल द्वारा। हम पहले ट्राइबल मूवमेंट्स की बात करेंगे। भिल अपराइजिंग, कोल अपराइजिंग, संथल रिबेलियन, जयंतिया एंड गारो रिबेलियन जो कि मेघालय की ट्राइब्स हैं। उसके बाद फिर रंपा रिबेलियन, मुंडा रिबेलियन, कोंडा डोरा अपराइजिंग्स, ताना भगत मूवमेंट। फिर पीजेंट्स मूवमेंट्स की भी बात करें तो हम चंपारण सत्याग्रह हो गया, खेदा पीजेंट स्ट्रगल हो गया, बरदोली मूवमेंट हो गया, मोपला रिबेलियन हो गया, तिभागा मूवमेंट हो गया और तेलंगाना मूवमेंट हो गया। ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस की। इंडियन नेशनल कांग्रेस 1885 से 1905 तक जो थी वो मॉडरेट कांग्रेस थी, और उसके बाद 1905 से 1920 तक वो एक्सट्रीमिस्ट कांग्रेस बन गई। यानी कि पहले वो मॉडरेट्स में बिलीव रखते, पहले रिफॉर्म जो थी वीकनेस थी, इवेल्युएशन था। ठीक है, बाद में इन्होंने एक्सट्रीमिस्ट बन गया उन्होंने, इसमें आप समझो इनकी डिफरेंस को हम पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद हम आगे करें तो हम इंडियन नेशनल मूवमेंट की बात करेंगे। इसमें 3 पार्ट को मैंने डिवाइड किया हुआ इस पूरे मूवमेंट को। सबसे पहला है 1905 से 1918 तक, इसमें पार्टीशन ऑफ बंगाल हम पढ़ेंगे, स्वदेशी मूवमेंट पढ़ेंगे, मुस्लिम लीग 1996, सूरत सेशन ऑफ इंडियन नेशनल 1987, इंडियन काउंसिल एक्ट, मॉडल अमेंटो रिफॉर्म्स एक्ट 1909। ये एक्ट कितना इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप समझ नहीं पा रहे। ठीक है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये बेसिस से बार बार क्वेश्चन पूछती रहती है। फिर गदर पार्टी 1913, कुमागाता मारू इंसिडेंट 1914, लखनऊ पैक्ट 1916, होम रूल मूवमेंट 1915 से 1916, अगस्त डिक्लेरेशन 1917। मैंने सारे को एकदम सीक्वेंस में लगाया हुआ है ताकि आपको कोई दिक्कत नहीं होगी समझने में। ठीक है, तो ये टॉपिक्स इनको आप रेफ़र करो, ये मोर देन एनफ है आपको एग्जाम में क्लियर करने के लिए। फिर हम इंडियन नेशनल मूवमेंट पार्ट 2 की बात करेंगे। ये 1918 से लेकर के 1929 तक हुआ था। इसमें क्या हुआ था, वर्ल्ड वॉर 1 आपको पता है 1919 में हुआ था जो। फिर चंपारण सत्याग्रह, अहमदाबाद मिल स्ट्राइक और खेदा सत्याग्रह, ये गांधी जी ने स्टार्ट किया था ये तीनों। ठीक है, गांधी जी का बहुत ही मेजर रोल था इन तीनों
उस मूवमेंट में। फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 आया था, रॉलेट एक्ट, जलियांवाला बाग में सक्कर जिसमें जनरल डायर ने गोलियाँ चला दी थी, आप सबको पता है, इनके बारे में पढ़ोगे। खाली खिलाफत मूवमेंट हो गया, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, बरदौली रिजोल्यूशन, नागपुर सेशन ऑफ कांग्रेस, स्वराज पार्टी एंड इट्स इवेल्युएशन, मुदिमन कमेटी, सैमन कमीशन, बरदौली सत्याग्रह, नेहरू रिपोर्ट, जिन्ना 14 पॉइंट, लाहौर सेशन एंड इलाहाबाद एड्रेस। ये सारे वो टॉपिक्स हैं जो कि यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए बहुत पूछती है। जितने कमीशंस हो गए, जितनी कमेटी हो गई, ये बेसिक काफ़ी मेजर एरिया होता है प्रीलिम्स के लिए। फिर इंडियन नेशनल में पार्ट 3 की हम बात करेंगे तो इसमें सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट आ गया, फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस आ गई, गांधी अर्बन पैक्ट आ गया, फिर सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस आ गई, फिर उसके बाद थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस आ गया, कॉमनवेल्थ अवार्ड, पूना पैक्ट आपको पता है BR अम्बेडकर और गांधी जी के बीच में हुआ था एज कम्पेयर इन द रिलेशन ऑफ सेपरेट इलेक्टोरेट की वजह से, ठीक है। रेजिग्नेशन ऑफ कांग्रेस मिनिस्ट्रीज, पूना रिजोल्यूशन एंड द कंडीशनल सपोर्ट टू ब्रिटेन। हमने ब्रिटेन को कंडीशनल सपोर्ट दी थी World War II में कि अगर हम लोगों को सपोर्ट किया तो हमें वो फ्री कर देंगे आफ्टर वर्ल्ड वॉर, ठीक है। उसके बाद 2 नेशन थ्योरी, ठीक है। उसके बाद डिमांड्स फॉर पाकिस्तान 1942 में सबसे पहले आया था, फिर क्रिप्स मिशन 1942, क्विट इंडिया मूवमेंट एंड आज़ाद हिंद फौज। फिर इंडियन नेशनल आर्मी हम पढ़ेंगे, INA ट्रायल्स पढ़ेंगे, रिन रिबेलियन पढ़ेंगे, राजगोपाल चारी फॉर्मूलाज पढ़ेंगे, देसाई लिक्वत पैक्ट पढ़ेंगे, कैबिनेट मिशन 1946 में जो आया था वो पढ़ेंगे, वेवल प्लान, जिन्नास डायरेक्शन एक्शन रिजोल्यूशन, माउंटबेटन प्लान ऑफ जून 1947 एंड इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ 1947, ठीक है। ये आपकी मॉडर्न हिस्ट्री यहाँ पे कंप्लीट हो गई, क्योंकि सिंस यहाँ पे हमें इंडिपेंडेंस मिल चुकी है 1947 में, तो उसके बाद जो भी मेजर चंक होगा हम पोस्ट इंडिपेंडेंस में उसे कवर करेंगे। तो ये डिटेल, ये सिलेबस डिटेल में इसलिए दे रहा हूँ आपको, अगर आप खुद से पढ़ना चाहो तो आप इन टॉपिक्स पे ज़्यादा फोकस कर सकते हो, वरना इनमें एक टॉपिक पे पर्टिकुलर हर टॉपिक की वीडियो लेके आऊँगा आपके लिए। तो प्लीज़ आप इस चैनल से बने रहें। मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ कि आपको हर वो चीज़ मिलेगी जो आपको यूपीएससी क्रैक करने में हेल्प करेगी, ठीक है। ये गवर्नर जनरल की लिस्ट है जो कि ब्रिटिशर्स के टाइम पे थे, ये ब्रिटिश रूल करे थे इंडिया में। रॉबर्ट क्लाइव से स्टार्ट हुआ था 1754 से 1767, जो कि बैटल ऑफ प्लासी, बैटल ऑफ बक्सर दोनों इन्हीं की प्रेजेंस में लड़ा गया था। फिर लॉर्ड वेरन हेस्टिंग, लॉर्ड कॉर्नवालिस, ठीक है। लॉर्ड कॉर्नवालिस को फादर ऑफ इंडियन सिविल सर्विसेज भी कहा जाता है। तो ये मतलब ये सारी लिस्ट हैं, एकदम ईयर वाइज हैं ताकि आपको आसानी हो। इन सब यूपीएससी बार बार इनसे क्वेश्चन पूछते हैं। लॉर्ड रिपन हो गया, लॉर्ड डलहौजी हो गया, तो ये सारे काफ़ी इंपॉर्टेंट हमारे गवर्नर जनरल्स थे। तो इनको आप एक बार प्लीज़ देखिए, इनके बारे में थोड़ा, इनके टाइम में क्या क्या इम्पोर्टेंट हुआ था इसको भी देखिए। इसके बाद एक कौन कौन सी कंस्टिट्यूंट डेवलपमेंट हुई थी इंडिया में उस टाइम पे। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 हो गया, पिट्स इंडिया एक्ट 1784 हो गया, चार्टर एक्ट आए थे 4। फिर उसके बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 आया था, इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 आया था। मैं इन सारे टॉपिक्स को आपके साथ एक एक करके डिस्कस करूँगा, ठीक है। फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 आया था, और उसके बाद फिर इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 आया था। तो ये है मॉडर्न हिस्ट्री का पूरा कंप्लीट पार्ट। मैं आपको गारंटी देता हूँ कि इनमें से कोई उससे बाहर एक टॉपिक भी नहीं आने वाला यूपीएससी में। मैंने काफ़ी डिटेल एनालिसिस 25 ईयर्स का देखने के बाद इससे डिसाइड किया कि हाँ इससे पढ़ लो। और सबसे बेस्ट सोर्स अगर मुझसे पूछोगे मॉडर्न हिस्ट्री के लिए तो मेरे हिसाब से स्पेक्ट्रम, जस्ट स्टिक टू स्पेक्ट्रम। आप स्पेक्ट्रम पढ़ो और कंप्लीट करो, क्योंकि ये सारे टॉपिक स्पेक्ट्रम में डिटेल में दिए हुए हैं। या तो आप वहाँ से कर सकते हो या आप कहीं से भी करो, बस इन टॉपिक्स को याद रखना कि हाँ इन्हीं टॉपिक्स के राउंड मुझे करना है। इन टॉपिक्स से नोट्स बनाओ, इन्हीं को रिवाइज करो। बिलीव मी दैट्स मोर देन एनफ टू क्लियर यूपीएससी CSE एग्जाम। थैंक यू सो मच। प्लीज़ गाइज लाइक शेयर सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच।